अस्सलाम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल के हवाले से रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट की एक नेग्लिजेंस है, बल्कि एक फेलियर है, सलाहियत का फेलियर है और ये क्रिमिनल फेलियर है। ये आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर एक तगड़ी सर्विलेंस है पाकिस्तानी इदारों की जानिब से, फौज और एयरफोर्स की जानिब से। बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट हुआ है, तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तानी जंगी जहाज एक ही टाइम में पाकिस्तान की फिजाओं में, हवाओं में, आसमानों में मौजूद रहते हैं पाकिस्तानी सरहद की हिफाजत के लिए। फिर ड्रोन सर्विलेंस मौजूद है, फिर रेडार सर्विलेंस मौजूद है। फिर ये भी खबरें आ रही है कि जो 4 राफेल पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ मूव कर रहे थे, असल में उन्हें कंट्रोल किया गया, उन्हें जैम किया गया, यानी हवा में ही उनके सिस्टम को जैम किया गया। तो ये एक बड़ी तगड़ी किस्म की पाकिस्तान के पास एक साइबर वॉरफेयर के हवाले से टेक्नोलॉजी है। और फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि चाइना ने वाकईतन पाकिस्तान को कोई स्पेस या सैटेलाइट एक्सेस दे रखी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की सर्विलेंस विद इन इंडिया है, ये गैर मामूली हद तक बेहतर है, गैर मामूली हद तक बेहतर है। फिर नाज़रीन, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक अहम तरीन मिलिट्री ऑफिशियल, यानी फौज के अहम तरीन ऑफिशियल इंडिया के अंदर वो जासूस निकला है। यानी वो मोदी की लंका जो ऑलरेडी ढह रही थी या गिर पड़ी थी, वो ये उसे और लीक कर रहा था। इसके बारे में भी आपको बताते हैं। फिर पाकिस्तानी फौज की जो सबसे अहम तरीन बैठक है वो भी है, तमाम तर फौजी ऑफिसर्स बैठे हैं, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जंग बदल गई है। जंगें अभी सिर्फ वो वाली नहीं है कि जहां पर आपने जमीनी जंग लड़नी है, या टैंक आपके सामने आएंगे, या फिर आपके जहाज या फाइटर जेट्स आपके सामने आएंगे। ये बात तो मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिश हो चुकी है कि इंडिया किसी भी तौर पर पाकिस्तान की 1 इंच सरजमीन में भी नहीं आ सकता। यानी 1 इंच सरजमीन में ना तो हवाई रास्ते से आ सकता है, ना जमीनी रास्ते से। ये एस्टेब्लिश है। बॉर्डर के ऊपर खड़ा जो फौजी है, उसकी मोटिवेशन कलमा तैयबा है। बॉर्डर के ऊपर जो खड़ा फौजी है, वो किसी भी तौर पर 1 इंच भी अंदर नहीं आने देगा। फिजाओं के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स मौजूद है, जो कि हमारा फख्र है। और बदकिस्मती यह है कि एयरफोर्स, यानी जो डिस्कशन या गुफ्तगू एयरफोर्स के बारे में होनी चाहिए हमारे माशरे के अंदर, वो अभी तक उस तरह से खुलकर हुई नहीं है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का तमाम तर लड़ाइयों के अंदर बड़ा तगड़ा रोल है, बड़ा तगड़ा किरदार है। यानी हमें आज तक बहुत सारी एयरफोर्स के हवाले से चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन जाहिर है ये चीजें जो जो बदल रही हैं, आगे जा रही हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स भी हमेशा से उसका एक मुकाम है, लेकिन जो डिस्कशन या डिबेट या एयरफोर्स को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, अब वो होगा और होता हुआ बाकायदे से नजर भी आ रहा है। लिहाजा जो पाकिस्तान के हवाई रास्ते हैं, वहां से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि इंडियन जहाज अगर नेड़े तेड़े भी आए तो मारे जाएंगे, खौफनाक हद तक मारे जाएंगे। लेकिन जंग बदल चुकी है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, जंग बदल चुकी है। अब साइबर जंग है, साइबर वॉर है। अब आपकी इकोनॉमी की जंग है, अब आपकी नैरेटिव की, बयानिए की जंग है, अब आपकी प्रेजेंटेबल लीडरशिप की जंग है, जो कि हमारे पास मौजूद नहीं। मैं सिर्फ इंडियन खबर आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये खबर आप सुन लें कि इंडिया क्या कह रहा है। ये सुने। And more news coming in. The government sources indicating to us that the government will soon engage multilateral lenders on Pakistan funding post-Pahalgam. ये खातून ये कह रही है, रिपोर्ट कर रही है कि इंडिया टू अप्रोच IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सीक रिव्यू ऑफ द पाकिस्तानी फंडिंग। यानी इंडिया, अब ज़ाहिर डिप्लोमेटिक मसल तो इंडिया का मौजूद है, अब इंडिया जा रहा है जनाब IMF के पांव पकड़ने और वर्ल्ड बैंक के पांव पकड़ने, या फिर एशियन डेवलपमेंट के बैंक। यानी इंडिया अपना बनिया भेजेगा कि वो जाकर इन तमाम तर जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें एंगेज करे और पाकिस्तान में फाइनेंशियली पाकिस्तान में कट लगाए, फाइनेंशियली पाकिस्तान को आइसोलेट करे, या फाइनेंशियली पाकिस्तान को वल्नरेबल करे। अब ये सारी चीजें काउंटर फौज नहीं कर सकती, आपकी इंटेलिजेंस नहीं कर सकती, हुकूमत ने करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है। क्या गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा बंदा है कि जो कि इस तरह की डिप्लोमेसी इस वक्त इंटरनेशनली कर सके, या इन तमाम तर इदारों को एंगेज कर सके, या फिर इन तक कोई पैगाम पहुंचा सके, या कोई ना कोई यानी नैरेटिव बना सके? मुझे तो कम से कम नहीं नजर आ रहा। अता तारड़ साहब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, यानी समझ नहीं आ रही कि अता तारड़ साहब वो जो CNN और आगे पीछे इंटरव्यू, ये पता नहीं इन्होंने अंग्रेजी जुबानी याद की हुई है। मेरे ख्याल में या प्रॉम्प्टर से देखकर पढ़ते हैं। यानी ये एक लम्हे के लिए बंदा आंखें नहीं ब्लिंक करता, ये ना फुल स्टॉप, ना कॉमा, ना कुछ ना काम, बस चली जा रही है, चली जा रही है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। हालांकि हमारे पास इररिफ्यूटेबल सबूत मौजूद है। इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दी करवाता रहा है, लेकिन अब हालांकि ये डोजियर्स ऑलरेडी इन ममालिक के पास, इन शख्सियात के पास, इन इदारों के पास मौजूद होने चाहिए थे। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा ये डोजियर्स और ये थैले भर भर के लेकर जाता और ऑलरेडी पूरी दुनिया को एंगेज कर चुका होता। इससे पहले इंडिया जो पाकिस्तान के अंदर करवाता रहा है। अब इंडिया ये कह रहा है कि ना वो IMF को अप्रोच करेगा, वर्ल्ड बैंक को करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक को करेगा। और एक जो मईशत है, आप में और आप बेहतर जानते हैं कि हमारी जेब के अंदर छेद है। हमारा वज़ीर आज़म साहब खुद कहता है कि मैं दुनिया में जाता हूं, दुनिया मुझे कह दिया कटोरा लेकर आ गया, ये भीख मांगता है, ये मंगू है। और IMF के सामने हम जिस तरीके से नाक रगड़ रहे हैं, बल्कि शहबाज राना साहब की भी खबर है कि इंडिया अप्रोच करने वाला है IMF को। तो अगर इंडिया वहां पर लॉबिंग कर लेता है, जिस तरह से JD Vance का एक बयान आया है, बड़ा घटिया किस्म का एक बकवास किया इस बंदे ने। हालांकि इंडिया के अंदर मौजूद था, अमेरिकन इंटेलिजेंस तगड़ी है और अमेरिका जानता है
امریکہ جانتا ہے کہ پہلگام کے اندر کیا ہوا ہے، لیکن اس نے انتہائی ایک بدمزہ قسم کا بیان دیا جہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ پورا ایکسٹینٹ جہاں تک پاکستان یعنی جس حد تک پاکستان انوالو ہے کوآپریٹ کرے، اور انڈیا ٹھیک ہے حملہ تو کرے لیکن یہ خطے کے لیے کوئی خطرہ نہ بنی ہے. کیا بکواس بات اس نے کی. یہاں سے کوئی ابھی تک جواب ہی نہیں گیا، یہاں سے ہم کاؤنٹر نہیں کر سکتے، یہاں سے ہم کوئی اسٹیٹ میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہاں، یہاں پر وہ فضل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا تھا، انہوں نے کہا میں فوج کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیک پر جو پولیٹیکل فورس ہے وہ تگڑی نہیں ہے، اس طرح کی آپ کے پاس لیڈرشپ موجود نہیں ہے، شخصیات موجود نہیں ہیں جو انٹرنیشنلی انگیج کریں. یعنی کمپیریزن کریں آپ ایک منٹ کے لیے شاہ محمود قریشی کا اور اسحاق ڈار کا فورن پالیسی، یا بلاول بھٹو، زرداری، شاہ محمود قریشی اور پھر آپ اسحاق ڈار کا کریں، پھر پرائم منسٹرز کا کریں نا، نواز شریف صاحب کو کھڑا کر دیں، شہباز شریف صاحب کو کھڑا کریں، زرداری صاحب کو کھڑا کریں، زرداری تو پرائم منسٹر بھی نہیں ہے بہرحال، ان کو بھی کھڑا کریں، بلاول کو کھڑا کریں اور عمران احمد خان نیازی کو کھڑا کریں. آپ کو خود ہی شخصیات کے اندر، پرسنالٹیز کے اندر ہی فرق پتا چل جائے گا. یعنی یہ ٹائم ہے انگریزی بولنے کا، یہ ٹائم ہے بیانیہ بنانے کا، یہ ٹائم ہے نیریٹو بنانے کا، یہ ٹائم ہے پرسنالٹی شو کرنے کا، یہ ٹائم ہے چڑھ دوڑنے کا. یعنی اس وقت تو ہمیں انڈیا کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہمیں اپنی فوج اگریسو نظر آتی ہے، ہمیں اپنی ایئر فورس اگریسو نظر آتی ہے، ہمیں روزانہ نظر آتا ہے کہ جناب ہمارے جہاز کس طرح سے لینڈ کر رہے ہیں، ٹیک آف کر رہے ہیں، رافیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بارڈرز کے اوپر ہماری سرویلنس کیسی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں بارڈر کے اوپر کھڑا جوان تگڑا نظر آ رہا ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں. یعنی بوکھلائے ہوئے نہیں ہیں، اصل میں کیپیسٹی کا ایشو ہے، ان کی صلاحیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غدار ہیں یا ڈرتے ہیں یا خوف میں، ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیپیسٹی ہی نہیں ہے اتنا بڑا خوفناک قسم کا کرائسس ڈیل کرنے کا. یہ ان کی صلاحیت نہیں ہے. پاکستان کی 76-70 سالہ تاریخ میں ریالٹی یہی ہے کہ عمران خان واحد بندہ تھا جس نے ایک پورا پیکج انڈیا کے خلاف جیتا ہے. یعنی اے ٹو زی پورا پیکج انڈیا کے خلاف، ڈپلومیٹکلی بندہ گرانا، جہاز مارنا، لافے مارنا، تھپڑ مارنا، جوتے لاتے مارنا، مچھڑ کو چائے پلانا، اس کے بعد کیمرے لگوا کر واگا بارڈر کے ذریعے اسے چھوڑنا. یہ پورا بلکہ دنیا بھر میں پیس ایمبیسڈر کا اور پاکستان ایک ریسپانسبل اسٹیٹ اس طرح کا دائر کرنا یہ میسو ہے. دوسری طرف آپ دو سٹیٹمنٹیں دیکھیں. ایک تو سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی جہاں پر اس نے کہا کہ ہم تو امریکہ کے کہنے پر کرائے کی دہشت گردی کرواتے رہے. حالانکہ یہ بکواس ہے، یہ غلط بات ہے. ہم نے کبھی بھی کرائے کی دہشت گردی نہیں کروائی، کبھی بھی نہیں کروائی. یعنی ہم ایک ٹائم پر کنونس ہو گئے کہ جناب رشیا گرم پانیوں تک پہنچنا چاہ رہا ہے، ہمارے انٹرسٹ میں تھا اس وقت. یہ چونکہ رشیا اس وقت سمجھتا تھا افغانستان اور پاکستان کو سوویت یونین تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ امریکہ کے اتحادی ہیں، لہٰذا ہمارے سیلف انٹرسٹ میں تھا کہ ہماری بارڈرز کے اندر کوئی نہ آئے، لہٰذا ہم نے افغانستان کے اندر جنگ لڑی. اس کے بعد جب دنیا کے خلاف وار آن ٹیرر ہوئی یا ایک نیریٹو بنا، بیانیہ بنا، جب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوگی، آپ نہیں آئسولیشن میں رہ سکتے. ٹھیک ہے ہم نے فوجی اڈے دیے، بہت ساری چیزیں خراب کی ہیں، لیکن اگین یا تو ہم گندے ہیں تو پھر اس کا مطلب سبھی گندے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح کی یہ بھوکلائی بھی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی ہم نے ہمیشہ سے دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں. ہم 80,000 لوگ ہمارے ایم اے نہیں شہید ہوئے، ہمارے فوجی ایم اے نہیں شہید ہوئے، ہم نے قربانیاں دی ہیں اور $8 ٹریلین کے ہماری اکانومی کا نقصان ہوا ہے. تو یہ ہم دہشت گردی پروموٹ کر رہے تھے یا خود متاثر تھے؟ اب یہ بلاول کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو کہا ہے وہ کوئی راز نہیں ہے. ہم نے ماضی میں انتہا پسند گروپوں کو سپورٹ کیا ہے. پیتھیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. ہم ابھی فیٹ اف سے باہر ہیں کہ جناب دہشت گردوں کی آپ سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر اگر جس طرح انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا پھر ورلڈ بینک کے پاس جانے والا، اور وہاں پر جا کر وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں آڈٹ کریں، یہ پیسے آپ سے لیتے ہیں اور دہشت گردوں کو دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں پاکستان کا سابق فارن منسٹر کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں خواجہ آصف موجودہ ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ سے یو این کے اندر انہوں نے تقریر چلائی ہے خواجہ آصف کی. تو دیٹس امبیرسنگ جس طرح کی ایک غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں. پتہ نہیں سب کو لگ رہا ہے کہ جگت بازیں یا جگت بازیاں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے تھیٹر لگا سکتے ہیں. ناظرین، یہ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس کی لینڈ اینڈ گو مشن طیاروں کی گنگا ایکسپریس وے پر ٹیک آف اور لینڈنگ، یعنی انڈین جو طیارے ہیں رافیل ہیں وہ اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں اور ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. ایک جو خبر ہے ناظرین، ڈپلومیٹکلی پاکستان رولا نہیں ڈال رہا، میری سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں ڈال رہا. اس کے اوپر تو خوفناک قسم کا پاکستان کو ریئیکشن دینا چاہیے، بلکہ کھڑے ہونا چاہیے. اور میرا تو خون کھولتا ہے. انڈیا کے مختلف حصوں میں آباد کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد نے انڈین شہریوں کی جانب سے دھمکیاں دیے جانے اور تشدد جیسی شکایات کی ہیں. بہت سے کشمیری طلبہ اور کاروباری افراد کا دعویٰ ہے کہ ان حالات کے پیش نظر وہ کشمیر لوٹنے پر مجبور ہوئے ہیں. انڈیا کے اندر کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے یعنی مودی اور یہ جو پاگل ہیں امت شاہ وغیرہ، یہ جو ٹھگ ہیں، گنڈے ہیں، یہ گدے وہاں پر کشمیریوں کو مار رہے ہیں. ہم اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں 5,000 سے زیادہ بندے اس بندے نے، یہ مودی نے اٹھا لیے ہیں، ہندوتوا نظریے نے. پاکستان اس کے اوپر سٹانس کیوں نہیں بنا رہا؟ اس کے اوپر نیریٹو کیوں نہیں، اس کے اوپر کشمیر کے اندر لوگوں کو انگیج کیوں نہیں کر رہا؟ میری سمجھ سے باہر ہے. یا کر رہا ہے تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ رولا ڈالنا چاہیے، کیا بکواس ہے. اور یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ میں دیکھ رہا تھا انڈین کچھ ایک باقاعدہ ٹیلی ویژن پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ بنگلہ دیشی یہاں پر موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سور ہم تمہیں بھی یہاں سے نکال دیں گے. یہ بی بی سی خبر چلا رہا ہے.
Bangladeshi Muslims have voiced strong support for the Pakistan, accusing India of the mistreat its Muslim population and affirming, ये बंगाली मुसलमान ये कह रहे हैं कि ना पाकिस्तान ने ये नहीं किया, बल्कि ये झूठा इल्जाम लगाकर बंगाली मुसलमानों को भी, हमारे जो भाई हैं, उन्हें भी इंडिया ने वल्नरेबल कर रखा है। पाकिस्तान को इस इशू को उठाना चाहिए, सिर्फ उठाना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल में इस सिचुएशन का स्ट्रेटेजिकली फायदा उठाना चाहिए, पाकिस्तान को घुसना चाहिए इन मामलात में। अगर वो हमारे मुल्क में जाफर एक्सप्रेस करवा रहा है, हमारे मुल्क में जिस तरह डीजी आईएसपीआर साहब ने सारे सबूत और सारी चीजें दिखाई हैं, हमें भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। हम भी एक तगड़ी स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, रोटी छोटी नहीं है, इट्स ओके, लेकिन कोई थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाएं, कोई थोड़ा सा तो हम में होना चाहिए कि हम इन सारी चीजों को उठाएं। लेकिन बदकिस्मती से हम पता नहीं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि हम इन चीजों को क्यों नहीं उठा रहे। नाज़रीन, अब जो खबर है, ये खबर बाकायदा से रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स रिपोर्टेडली जैम्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द इंडियन राफेल जेट्स ऑन द नाइट ऑफ 29-30, यानी 29-30 अप्रैल को इंडिया के जो एलओसी है वहां पर इंडियन 4 राफेल आते हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे जैम कर दिया, फोर्सिंग देम टू रिट्रीट। अ सिमिलर जैमिंग ऑन February 27 alleged disrupting अभिनंदन MiG-21। तो इससे पहले MiG-21 का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी एंगेजमेंट जो होती है, ये फ्लीट सारी आती है, ये एक जहाज नहीं आता, ये 3, 4, 5 जहाज एक साथ उड़ते हैं और ये एक साथ आते हैं, फिर इनको पीछे से कम्युनिकेट किया जा रहा होता है, एक एक चीज बताई जा रही होती है। तो जब ये जहाज आगे बढ़े, पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो इनका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया, यानी पीछे जो कमांड इन्हें मिल रही थी या रडार सिस्टम जो था या फिर इनकी आपस की जहाजों की जो कम्युनिकेशन थी वो खत्म हो गई, ये खुद चलने कल्ले हो गए और जाकर श्रीनगर में इन्होंने लैंड किया है। तो ये बड़े यानी न्यू एक टेक्नोलॉजी नजर आ रही है कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है असल में जो साइबर वॉरफेयर में वो डैमेज कर रही है, बल्कि घुस रही है इंडिया को, धज्जियां उड़ा रही है, और ये सीरियस किस्म की परेशानी है। और यकीनी तौर पर इसमें चाइना ने हेल्प किया होगा और ये बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की कामयाबी है। इट्स अ प्राउड मूवमेंट हमारी एयरफोर्स के लिए भी, हम सब के लिए। हमें मजीद एयरफोर्स के बारे में पढ़ना भी चाहिए और सेलिब्रेट मजीद एयरफोर्स को भी करना चाहिए। ये बड़ी तगड़ी हमारी फोर्स है और जो जंग होगी वो देखिएगा मिजल्स की होगी, वो एयरफोर्स की होगी, एंड थिंग्स विल जैसे बनेंगी वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अब जो खबर है ये बाकायदा बड़ी सीरियस किस्म की खबर है और खबर यह है कि इंडियन ट्रांसफर डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ओवर कंट्रोवर्शियल लीक्स, सच मूव्स कुड डीपन इंटरनल प्रेशर ऑन इंडियाज मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप। भारत के अंदर जो इंडिया के बाकायदा से एक मिलिट्री चीफ थे इंटेलिजेंस के, वो जनाब उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं और ये टीआरएफ के पास गए हैं और टीआरएफ ने उन्हें सामने रखा है कि जनाब ये रॉ क्या कर रही है, भारतीय खुफिया एजेंसी, और ये पहलगाम वाला ये सारा वाकया जो था ये जनाब प्लान था और ये इंडिया के अंदर प्लान किया गया है। तो इससे पहले उन्होंने वहां के जो कमांड को करने वाला फौजी था, चीफ था, MV कुमार या फिर VP कुमार, बारा जो भी उसका नाम था, कुमार का खदड़ी था, गधा था, वो भी बड़ी बदमाशी करता रहा था, उसे फारिग किया और अब ये एक और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत इसे भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और इंडिया ट्रांसफर डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ओवर कंट्रोवर्शियल लीक्स। तो ये बाकायदा से विद इन इंडिया, विद इन फौज इंडिया के अंदर ये रिएक्शन आता जा रहा है कि जनाब उनके जो मामला थे वो लीक हो रहे हैं और चीजें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं और दुनिया उन पर थूक रही है और चीजें और ज्यादा वाज़ेह हो रही हैं। नाज़रीन, अभी BBC रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी फौज की स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जंग मुसल्लत की गई, जंग मुसल्लत करने की कोशिश किसी ने भी कोशिश की तो यकीनन और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यानी पाकिस्तानी फौज के जो अहम तरीन कोर है वो बैठी है, तमाम तर कोर कमांडर्स बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी फौज की सबसे अहम तरीन बैठक हुई है और उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल ये पैगाम दिया गया कि किसी ने भी जंग मुसल्लत की हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जंग वो फौज लड़ेगी माजरत के साथ, एक जंग जो एयरफोर्स लड़ेगी, गवर्नमेंट सतह पर, हुकूमती सतह पर जंगें लड़ी जाती, वो मिस नजर आ रहा है। चाहे वो IMF को लेकर हो, फाइनेंशियल चीजें हो, या कश्मीर के हवाले से जो कर रहा है इंडिया, उसको ओवरशैडो करना हो, दैट्स अलार्मिंग। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।